हेलो एवरीवन, आई एम आशी सक्सेना और आज मैं आप सबसे बात करूंगी अबाउट द स्टेटस ऑफ राइट टू प्रिवेसी आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी प्रिवेसी जो हमारा राइट है उसका क्या स्टेटस रह जाएगा हमारी डेथ के बाद। तो इस वीडियो में हम तीन चीजें समझेंगे। सबसे पहले तो कि प्रिवेसी क्या है, किस चीज को हम प्रिवेसी बोलते हैं, क्या है ये राइट। सेकेंड बात, राइट टू प्रिवेसी का स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसे किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। और तीसरा हम बात करेंगे ये पर्टिकुलर केस के बारे में जो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है इन द केस ऑफ दीपा जयकुमार। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है प्रिवेसी। क्या है ये प्रिवेसी? प्रिवेसी यानी एक पर्सनल स्पेस जिसे हम में से कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी इंसान आके उसे इन्वेड करे, उसमें किसी भी तरीके की दखल अंदाजी करे या कोई भी डिस्टरबेंस कॉज करे। और ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है कि हम चाहें तो अपनी पर्सनल डिटेल्स के बारे में किसी को बताएं या ना बताएं। तो राइट टू प्रिवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया है कि इट इज द स्टेटस of being free from any kind of intrusion or disturbance in one's private life or affairs। यानी ये किसी का राइट है कि वो चाहे तो वो मना कर सकता है किसी भी तरह का इंट्रूजन, किसी भी तरीके की दखल अंदाजी या किसी का भी तरीके का डिस्टरबेंस किसी के भी इंसान की जिंदगी में। अब हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ प्रिवेसी की कि क्या है ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी। अगर किसी भी इंसान की वो पर्सनल स्पेस जो वो नहीं चाहता है कि कोई भी और उसे इंट्रूड करे, वो ब्रीच होती है या उसमें कोई इन्वेड करने की कोशिश करता है, तो वो है ब्रीच ऑफ प्रिवेसी। अब हम बात करेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट टू प्रिवेसी। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या स्टेटस मिला है। आज की अगर हम बात करें तो राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट जिसे हम समझते हैं वाया आर्टिकल्स 19 एंड 21। अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन उठा के तो देयर इज नो आर्टिकल जो स्पेसिफिकली या क्लियरली बताता हो कि ये राइट टू प्रिवेसी है या ये पर्टिकुलर आर्टिकल सिर्फ हमारी राइट टू प्रिवेसी से डील करता है। नहीं, कहीं भी किसी भी आर्टिकल में राइट टू प्रिवेसी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नहीं है। लेकिन दो आर्टिकल्स हैं जो इसकी बात करते हैं। वो दो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 19 और 21। आर्टिकल 19 का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज 19(1)(a) दैट टॉक्स अबाउट आवर राइट, आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी हमारा राइट, हमारी फ्रीडम अपनी बात कहने की, अपना आइडिया आगे रखने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की हमें आजादी होनी चाहिए। और इसी राइट को ध्यान में रखते हुए जो मीडिया पर्सनल्स होते हैं वो अपनी बात कहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और हमें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। कभी कभार वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते समय हम किसी की प्रिवेसी को भी ब्रीच कर देते हैं। और अगर ये सब कुछ प्रोटेक्टेड है अंडर फंडामेंटल राइट, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोटेक्टेड है अंडर दैट पर्टिकुलर राइट, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हम ऐसी कोई भी बात नहीं कह रहे हैं जिससे कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अफेक्ट हो रही हो, या इंडिया के किसी फॉरेन स्टेट से फ्रेंडली रिलेशंस अफेक्ट हो रहे हो, पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट हो रहा हो, कोई भी चीज जो इमोरल हो, मोरालिटी के अगेंस्ट हो, किसी चीज से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा हो, तो ये सब चीजें रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। दूसरा आर्टिकल जिसमें ये कहा गया कि राइट टू प्रिवेसी को हम फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है हमारा आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। उसी के अंदर वही लिबर्टी को लेते हुए ही हमने ये समझा है कि राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है। ये दोनों ही राइट्स फंडामेंटल राइट्स है, हमारे बेसिक राइट्स हैं जो हर इंसान को अगर डिग्निफाइड लाइफ जीनी है उसके लिए जरूरी है। सबसे पहले ये प्रिवेसी का कंसेप्ट आया था MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा के केस में, जहां कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि नहीं, राइट टू प्रिवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आया खड़क सिंह का केस जिसमें उन्होंने
फंडामेंटल राइट है या नहीं इस बारे में तो बात नहीं की, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल के अंदर वो ये बात नहीं करते हैं कि इस आर्टिकल में राइट टू प्रिवेसी का प्रोविजन अवेलेबल है या नहीं है। फिर आया आपका आर राजगोपाल का केस, आर राजगोपाल वर्सेस तमिलनाडु। उस केस में ये माना गया कि ये जो राइट टू प्रिवेसी है ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और फिर आया फाइनल केस जिसे हम सब ने बहुत समझा और अप्रिशिएट किया, जिसने आज के जमाने की टेक्नोलॉजी को, डिजिटलाइजेशन को समझते हुए ये समझा कि राइट टू प्रिवेसी कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको जो फंडामेंटल राइट का स्टेटस है उसे देना कितना जरूरी है। और वो केस है के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो अब तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि प्रिवेसी क्या है और प्रिवेसी का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। अब हम बात करते हैं जो इशू है अभी हमारे सामने। रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रिवेसी जो है, राइट टू प्रिवेसी ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन कैन नॉट बी इनहेरिटेड। यानी अगर कोई डिसीज पर्सन है उसके बाद हम उसकी राइट टू प्रिवेसी के बारे में नहीं डिस्कस कर सकते, ना ही उस पर्टिकुलर पर्सन की जो प्रिवेसी है वो कोई और इनहेरिट कर सकता है। अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर केस की जिसमें ये हेल्ड हुआ था। वो केस का नाम है दीपा जयकुमार वर्सेस ए.एल. विजय एंड अदर्स। इस केस में दीपा जयकुमार जो कि नीस है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता की, उन्होंने केस फाइल किया था अगेंस्ट द स्क्रीनिंग एंड अगेंस्ट द रिलीज ऑफ द बायोपिक थलाइवा एंड अ वेब सीरीज जिसका नाम है क्वीन। उन्होंने ये कहा कि ये दोनों ही चीजें डिपिक्ट करती हैं जयललिता की लाइफ, और जयललिता की लाइफ में को जो क्योंकि ये डिपिक्ट कर रही है ये सीरीज और ये मूवी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर उनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो भी होंगे, और इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें मेरी लाइफ के बारे में भी बताया जाएगा और जो कि मेरी प्रिवेसी को इन्फ्रिंज करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये सब चीजें डिपिक्ट की जाए, ये सब चीजें बताई जाए एंड इट विल इन्वेड माय प्रिवेसी, दैट इज दीपा जयकुमार प्रिवेसी। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रिवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द रेपुटेशन, बेसिकली राइट टू प्रिवेसी और रेपुटेशन जो है वो एक इंडिविजुअल की वो चीज है जो वो अर्न करता है ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम, और वो चीज खत्म हो जाती है आफ्टर देयर डेथ, and therefore neither of them, that is the privacy as well as the reputation, can be inherited by their legal heirs। तो इनमें से कोई भी चीज जो है डिसीज पर्सन की कोई और इनहेरिट नहीं कर सकता। जैसे कि हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज या इमूवेबल प्रॉपर्टीज, वो चीज जो है, जो ये जो प्रॉपर्टीज है वो कोई और इंसान उन्हें इनहेरिट कर सकता है, बट अगर हम रेपुटेशन और राइट टू प्रिवेसी की बात करें तो वो कोई भी और इंसान उस चीज को इनहेरिट नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कही गई, ये जो मूवीज हैं और ये जो सीरीज हैं वो क्या है, वो डिपिक्ट कर रही हैं उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि वो कैसे डिपिक्ट कर रहा है जयललिता की नॉर्मल लाइफ को, कि उनकी लाइफ में क्या हुआ, कौन लोग थे, कैसे सब कुछ किया। तीसरी बात, जो ये बायोपिक है, ये जो सीरीज है क्वीन की, वो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और काफी लोगों ने देख ली, प्लस उसमें स्टार्ट होने से पहले ही वो डिस्क्लेमर में ये बता देते हैं कि उन्होंने कुछ पार्ट्स लिए हैं, कुछ मदद ली है एक्चुअल लाइफ से, और इसमें काफी सारे जो रेफरेंसेस हैं वो फिक्टिशियस है, तो उसमें उन्होंने पहले ये सब क्लियर कर दिया था। और क्योंकि ये ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है तो इसे इंजंक्शन ग्रांट नहीं दे सकते, इसे हम नहीं रोक सकते, जो ऑलरेडी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो गई है। उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर किसी पिक्चर की स्क्रीनिंग रोकनी है, जो थलाइवा मूवी है जिसमें कंगना रनावत है, उसकी मूवी को रिलीज होने से पहले हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक सीबीएफसी उसे नहीं देख लेता। सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है
और जिसका काम क्या है, मूवीज को देखना, उनकी स्क्रीनिंग करना और ये समझना कि उसमें कोई तो ऐसी क्लिपिंग नहीं है या कोई ऐसी वीडियो तो नहीं है जो कि गलत है या जिसको हम रिलीज नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा कि हमें सीबीएफसी की स्क्रीनिंग का वेट करना चाहिए। तो ये था ये केस इन ब्रीफ। आई होप this video will be helpful to all of you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.